वेलकम टू टीएनसी एग्जाम प्रेप। आज हम बीएससी नर्सिंग के बायोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, पार्ट 1। फर्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्टोकॉर्टिज्म इज द कंडीशन इन मेन व्हेन। क्वेश्चन में पूछा है एक कंडीशन कि ये सिर्फ मेन में पाई जाती है, क्रिप्टोर्किडिज्म। तो जो क्रिप्टोर्किडिज्म होता है ये ऐसी कंडीशन होती है सिर्फ मेन में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सी कंडीशन है जिसमें क्रिप्टोर्किडिज्म ये अवेलेबल होती है। क्रिप्टोर्किडिज्म पहले क्या होती है ये जानेंगे। क्रिप्टोर्किडिज्म कंडीशन इन विच बोथ द टेस्टिस फेल टू डिसेंड फ्रॉम एब्डोमेन इनटू द स्क्रॉट। सो जो ये कंडीशन है, इस कंडीशन में क्या होता है कि जो टेस्टिस है, जब बच्चे फीटस होते हैं और 9 मंथ के बाद जब निकलते हैं बॉय, तो उनकी जो टेस्टिस है वो डिसेंड होके स्क्रॉटम में आ जाती है, नीचे आ जाती है एब्डोमेन के नीचे। लेकिन कभी कभी क्या होती है, कंडीशन ऐसी होती है जिसको कहते हैं क्रिप्टोर्किडिज्म। तो क्रिप्टोकॉर्टिज्म में ये होता है कि जो टेस्टिस होती है वो डिसेंड ही नहीं करती, फेल हो जाती है एब्डोमेन में आने से। तो ये कंडीशन होती है। तो उस हिसाब से हम देखेंगे ऑप्शन ए, दीज आर 2 टेस्टिस इन ईच स्क्रॉटम। ये तो क्योंकि मैंने जो कंडीशन बताई उस हिसाब से ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी, टेस्टिस डू नॉट डिसेंड इनटू स्क्रॉटम। स्क्रॉटम में क्या टेस्टिस डिसेंड नहीं करता? क्योंकि जो मैंने कंडीशन बताई है ऑप्शन बी उससे मिलता है। और ऑप्शन सी, टेस्टिस इनलार्ज इन स्क्रॉटम, क्या टेस्टिस बड़ा हो जाता है स्क्रॉटम में? नहीं। और डी, टेस्टिस डिजेनरेट इन स्क्रॉटम, क्या टेस्टिस डिजेनरेट हो जाता है? नहीं। तो जो क्रिप्टोकॉर्टिज्म है, क्रिप्टोकॉर्टिज्म में जो मैंने कंडीशन बताई कि टेस्टिस फेल टू डिसेंड इन स्क्रॉटम, उस हिसाब से फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, टेस्टिस डू नॉट डिसेंड इनटू द स्क्रॉटम। क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड इन मेल मैमल्स। मेल में कौन सा एसेसरी ग्लैंड है? सो एसेसरी ग्लैंड्स क्या होते हैं? जो बेसिकली जब भी रिप्रोडक्शन होता है उसमें सहायता देते हैं, वो सारे ग्लैंड्स होते हैं। उसमें आते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, और बॉल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड, उसको कॉपर्स ग्लैंड भी कहा जाता है। तो ये 3 ग्लैंड्स आते हैं एसेसरी ग्लैंड्स में। तो ऑप्शन में हम देखेंगे ऑप्शन ए प्रोस्टेट ग्लैंड, ऑप्शन बी गैस्ट्रिक ग्लैंड, ऑप्शन सी मशरूम शेप ग्लैंड, एंड ऑप्शन डी इंग्यूनल ग्लैंड। तो क्योंकि मैंने बताया एसेसरी ग्लैंड ऑफ मेल में प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, बॉल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड आते हैं। तो उस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन है ए, प्रोस्टेट ग्लैंड। क्योंकि बी सी डी नहीं है, क्योंकि वो अलग अलग, गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक में होता है, मशरूम शेप ग्लैंड अलग जगह होता है, और इंग्यूनल ग्लैंड इंग्यूनल में होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये दिया है कि स्पर्मेटोजेनेसिस इज प्रमोटेड बाय। अब स्पर्मेटोजेनेसिस किससे प्रमोट किया जाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स होते हैं। प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स को ही स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, जो कि टेस्टिस में होता है। तो अभी ये किस हार्मोन की वजह से होता है? ऑप्शन ए ईस्ट्रोजन, ये भी एक हार्मोन है, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन सी टेस्टोस्टेरोन, एंड ऑप्शन डी इज ऑक्सीटोसिन। क्योंकि मैंने बताया स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में होता है, ये मेल सेक्स ऑर्गन में होता है, मतलब प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। तो ये किस हार्मोन के रिस्पॉन्सिबल है? तो ऑप्शन ए जो ईस्ट्रोजन है वो एक फीमेल हार्मोन है जो फीमेल्स में रिलीज होता है उनके मेंस्ट्रुअल के लिए। ऑप्शन डी प्रोजेस्टेरोन भी फीमेल हार्मोन है, ऑप्शन सी टेस्टोस्टेरोन, इट इज द मेल हार्मोन, एंड ऑप्शन डी इज आल्सो ऑक्सीटोसिन। तो उस हिसाब से क्योंकि मैंने बताया स्पर्मेटोजेनेसिस मेल सेक्स ऑर्गन में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन है सी, टेस्टोस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर 4, विच सेल इन द टेस्टिस सेक्रीट टेस्टोस्टेरोन एंड द मेल सेक्स हार्मोन। कौन? अभी तक तो मैंने बताया स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन क्या होता है। अब इसमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि कौन से विच सेल इन टेस्टिस, टेस्टिस में कौन से सेल होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन सेक्रीट करते हैं? क्योंकि मैंने बताया टेस्टोस्टेरोन सेक्रीट करता है टेस्टिस। अब टेस्टिस में कौन से सेल होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन सेक्रीट करते हैं? तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए इंटरस्टिशियल सेल,
तो इंटरस्टिशियल सेल जो होता है ना, वो सेमनीफेरस, जो टेस्टिस होता है हमारे, टेस्टिस में सेमनीफेरस ट्यूबल होते हैं और सेमनीफेरस ट्यूबल में होता है इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल को हम लीडेक्स सेल भी कहा जाता है। तो वो जो इंटरस्टिशियल सेल होता है या लीडेक्स सेल होता है, वो एंटी बाइंडिंग एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सेक्रेट करता है। मतलब एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो होता है वो आगे चल के टेस्टोस्टेरोन बनाता है। तो जो लीडेक्स सेल होता है या इंटरस्टिशियल सेल होता है, इंटरस्टिशियल सेल सेक्रेट्स एबीपी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन विच सेक्रेट्स टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन बी, सेल्स ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम। जो ये सेल भी सेमनीफेरस ट्यूबल में ही होता है। सेमनीफेरस ट्यूबल किस में होता है? टेस्टिस में होता है। टेस्टिस में सेमनीफेरस ट्यूबल होता है जिसमें इंटरस्टिशियल सेल भी होता है, ए, और बी सेल ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम एक लाइनिंग होती है जिसमें से जर्म सेल बनते हैं। स्पर्म्स के स्टार्टिंग वहीं से होती है। और ऑप्शन सी इज सार्टोली सेल। सार्टोली सेल ये नर्व सेल होते हैं जो कि जब स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं, उसके बाद उनको नर्सेस की तरह, मतलब कि उनको नर्स सेल भी कहा जाता है, वो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, उनकी केयर करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। और ऑप्शन डी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये एक ऐसा स्टेज है जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस का स्टेज है जिसमें स्पर्म्स बनते हैं। तो उस हिसाब से, क्योंकि मैंने बताया पहले ही कि इंटरस्टिशियल सेल जो होता है ये ही सेक्रेट करता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो कि टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है। तो क्वेश्चन के मुताबिक टेस्टिस में कौन सा ऐसा सेल है जो टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है? क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन है ए, इंटरस्टिशियल सेल और सेल ऑफ लीडेक्स सेल। बाकी सारे सेल भी और क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी भी इसी का पार्ट है, सेमनीफेरस ट्यूबल का ही पार्ट है, लेकिन वो उनका अलग फंक्शन है और ए का फंक्शन ही टेस्टोस्टेरोन रिलीज करना है। So let's proceed on the next question. Question number 5. Sertoli cells are found in testis. These cells are, क्योंकि मैं अभी जस्ट बताया मैंने कि जो टेस्टिस होता है उसमें होता है सेमनीफेरस ट्यूबल, और सेमनीफेरस ट्यूबल में होते हैं अलग अलग टाइप के सेल, उसमें से आते हैं सार्टोली सेल। अब ये पूछ रहा है कि सार्टोली सेल आर फाउंड इन टेस्टिस, दीज आर, क्योंकि सार्टोली सेल का फंक्शन ही यही है कि वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, प्रोडक्शन जब हो जाती है स्पर्म्स की, उसके बाद उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, उसकी देखभाल करता है। तो अब ये एक देखा जाए तो नर्स की तरह काम करते हैं, क्योंकि नर्सेस का भी यही काम है जो हेल्थ केयर में प्रोटेक्शन और केयर प्रोवाइड करना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। सो इसीलिए सार्टोली सेल को हम नर्स सेल कहते हैं। सार्टोली सेल को हम नर्स सेल भी कह सकते हैं। सो उस हिसाब से ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए इज नर्स सेल, ऑप्शन बी इज रिप्रोडक्टिव सेल, ऑप्शन सी इज रिसेप्टर सेल एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस। सो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन है ए, नर्स सेल। क्वेश्चन नंबर 6 आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है? सेक्रीशंस फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सम एंजाइम। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सेक्रीशन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके सेक्रीशन में फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम्स होते हैं, वो रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम और एंजाइम होते हैं। क्योंकि जो स्पर्म्स होते हैं जब वो प्रोड्यूस हो जाते हैं टेस्टिस से, तो टेस्टिस से वास डिफरेंस से निकलने के लिए भी उनको एक फ्लूइड लाइक एनवायरनमेंट चाहिए, उनको कुछ ना कुछ चाहिए ना, जिसकी वजह से वो निकल तो प्रोड्यूस तो हो गया, लेकिन वो ट्रांसफर कैसे होंगे? वास डिफरेंस में, वास डिफरेंशियल से वास डिफरेंस में कैसे आएंगे और पेनिस में कैसे आएंगे स्पर्म्स? तो वो उसकी मदद ग्लैंड्स करती है उस ग्लैंड को कहते हैं मेल एसेसरी ग्लैंड। तो मेल एसेसरी ग्लैंड्स ही प्रोड्यूस करती है लिक्विड लाइक फ्लूइड लाइक लिक्विड प्रोड्यूस करती है। तो जैसे अभी मैंने पहले भी बताया, मेल एसेसरी ऑर्गन्स में प्रोस्टेट ग्लैंड आते हैं, बॉडोयूरेथ्रल ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स आते हैं। सो उनमें वो होते हैं रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सम एंजाइम। सो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन है ए, मेल एसेसरी ग्लैंड, क्योंकि हमें भी पता है बी लिवर है, लिवर डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, पेनक्रियाज भी, और सलाइवरी ग्लैंड भी डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। बस मेल एसेसरी ग्लैंड ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। सो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ये पूछ रहा है कि इन ह्यूमन एट द एंड ऑफ फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन द मेल जर्म सेल डिफरेंशिएट इनटू बी। तो इसमें पूछ रहा है ह्यूमन में जब स्पर्मेटोजेनेसिस होता है
तो उसमें होता है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। तो जो मेल जर्म सेल है वो कब डिफरेंशिएट होती है? सो इसका ऑप्शन है ए स्पर्मेटिड्स, ऑप्शन बी स्पर्मेटोजोनिया, ऑप्शन सी इज स्पर्मेटोसाइट्स एंड ऑप्शन डी इज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्योंकि इस क्वेश्चन में ही पूछ रहा है कि ह्यूमन में जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है, एंड ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में जो मेल जर्म सेल है वो किस में डिफरेंशिएट हो जाते हैं? तो क्योंकि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो स्टार्ट ही स्पर्मेटोगोनिया से होता है। स्पर्मेटोगोनिया मतलब एकदम स्टार्टिंग सेल, उनको मदर सेल भी कहा जाता है। स्पर्मेटोगोनिया से माइटोसिस होता है। सेल डिवीजन दो टाइप के होते हैं, हमें पता है, माइटोसिस और मियोसिस। जब स्पर्मेटोगोनिया से फर्स्ट स्पर्मेटोसाइट बनते हैं तो वो होता है माइटोसिस डिवीजन। लेकिन जब प्राइमरी मतलब स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, और तो माइटोसिस होता है, लेकिन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं, उसमें होता है मियोसिस फर्स्ट। सो उस हिसाब से हम देखेंगे तो जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हो रहा है, तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कब हो रहा है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद। मैंने बताया कि स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है तो माइटोसिस होता है, लेकिन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है तो होता है मियोसिस। सो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के एंड में बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 8, द एक्रोसोम ऑफ अ स्पर्म कंटेन्स। स्पर्म्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो होता है हेड, बॉडी एंड टेल। तो एक्रोसोम जो होते हैं उनके हेड में प्रेजेंट होते हैं, बीच में माइटोकॉन्ड्रियास और लास्ट में टेल प्रेजेंट होते हैं। तो सबके सबके अपने अपने फंक्शंस होते हैं। तो जो एक्रोसोम ऑफ स्पर्म है वो क्या कंटेन करता है? ऑप्शन ए हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ऑप्शन बी डीएनए, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑप्शन डी इज फ्रक्टोज। क्योंकि मैंने बताया उसके बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया होता है तो डीएनए भी वही होगा। और ऑप्शन से पता लग रहा है कि सी और डी तो पहले ही नहीं है, और क्योंकि स्पर्म्स में फ्रक्टोज नहीं होते तो उस हिसाब से एक्रोसोम कंटेन्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम। सो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन है ए हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। क्वेश्चन नंबर 9, सेमनीफेरस ट्यूबल्स आर फाउंड इन। क्योंकि मैंने पहले भी बताया है, एक बार और बताती हूँ कि सेमनीफेरस ट्यूबल टेस्टिस में होता है। तो उस हिसाब से अंडरस्टूड क्वेश्चंस है कि सेमनीफेरस ट्यूबल्स आर फाउंड इन टेस्टिस। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 9 क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए इज करेक्ट, टेस्टिस। क्योंकि बाकी हमें पता है ओवरी फीमेल में होता है, किडनी एंड लंग्स आर अदर सिस्टम्स, रेस्पिरेटरी एंड excretory system. So let's go for the next question. Question number 10. Question number 10, Sertoli cells are found in. Sertoli cell किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए पेनक्रियाज एंड secrete cyclocytokinin, ऑप्शन बी ovaries and secrete progesterone, ऑप्शन सी adrenal cortex secretes adrenal, और ऑप्शन डी सेमनीफेरस ट्यूबल एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल। क्योंकि हम बात करें सार्टोली सेल की, तो ये सेमनीफेरस ट्यूबल का पार्ट है, और सेमनीफेरस ट्यूबल किसका पार्ट है? टेस्टिस का। तो सार्टोली सेल का फंक्शन ये है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। मतलब जो स्पर्म्स बन जाते हैं या फिर स्पर्मेटोगोनिया होते हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सो उस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन बनता है डी, सेमनीफेरस ट्यूबल एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल। क्योंकि बाकी जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए पेनक्रियाज में नहीं पाया जाता, ऑप्शन बी में ओवरीज में पाया नहीं जाता, एंड ऑप्शन सी एड्रेनल कॉर्टेक्स में भी नहीं पाया जाता। तो क्योंकि वो पाया सिर्फ सेमनीफेरस ट्यूबल में जाता है और वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, इसलिए सार्टोली सेल का मतलब क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये बेसिकली स्पर्मेटोजेनेसिस इसके लिए आना चाहिए। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है? स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म का प्रोडक्शन, उसमें क्या होता है, जब स्पर्मेटोगोनिया जो मदर सेल होती है वो डिवाइड करती है, और वो डिवाइड करती है तो उसमें होता है माइटोसिस। माइटोसिस से वो डिवाइड करती है और बनती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो क्योंकि जब माइटोसिस होता है तो 2n ही होता है, जो क्रोमोसोमल नंबर होता है वो 2n होता है। स्पर्मेटोगोनिया से जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है तो 2n होता है, लेकिन
जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी बनता है तो मियोसिस होता है, तो उसमें n नंबर हो जाते हैं। पर इसमें इस क्वेश्चन में सिर्फ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में पूछा है कि क्या उसकी क्रोमोसोमल नंबर्स होते हैं, क्या वो पोलिप्लॉइडी है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी क्या है प्लॉइड है, और ऑप्शन सी क्या वो डिप्लॉइड है, ऑप्शन डी क्या वो एनिप्लॉइड है। पोलिप्लॉइडी मतलब एक से ज़्यादा, मतलब दो से ज़्यादा क्रोमोसोम्स। ऑप्शन बी में हैप्लॉइड दिया, हैप्लॉइड मतलब एक क्रोमोसोम। ऑप्शन सी इज डिप्लॉइड, डिप्लॉइड मतलब दो क्रोमोसोम। ऑप्शन डी एनिप्लॉइड मतलब बिना क्रोमोसोम के। इस हिसाब से, क्योंकि मैंने बताया स्पर्मेटोगोनिया से जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है तो 2n ही होता है, 2n मतलब डिप्लॉइड। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन है सी, डिप्लॉइड। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है ग्राफियन फॉलिकल्स आर कैरेक्टरिस्टिकली फाउंड इन, ग्राफियन फॉलिकल किसमें मिलता है, किसमें पाया जाता है? सो ग्राफियन फॉलिकल आर कैरेक्टरिस्टिकली फाउंड इन, किसमें मिलता है? ऑप्शन ए थायराइड ग्लैंड, थायराइड ऑफ मैमल, ऑप्शन बी ओवरी ऑफ फ्रॉग, और ऑप्शन सी टेस्टिस ऑफ मैमल, और ऑप्शन डी ओवरी ऑफ मैमल। सो ग्राफियन फॉलिकल ये फॉलिकल है जो ओवरीज में प्रेजेंट होता है, और ये तब बनता है जब प्राइमरी उस साइड सेकेंडरी उस साइड में चेंज होता है। मतलब जब छोटे छोटे जो फॉलिकल्स होते हैं ना, वो जब बड़े हो जाते हैं तो वो बन जाते हैं ग्राफिन फॉलिकल, और ये होता है हमारे ओवरीज में। क्योंकि ओवरी ऑफ फ्रॉग वो डिफरेंट होता है, उसमें ग्राफिन फॉलिकल नहीं होता। यहाँ हम हमेशा मैमल की बात कर रहे हैं, तो ओवरी ऑफ मैमल। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट ऑप्शन है डी, ओवरी ऑफ मैमल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। The layer of cells immediately surrounding the ovum but outside the zona pellucida, क्योंकि जब ओवरी से ग्राफिन फॉलिकल ओवम निकाल देता है, तो ओवम निकालने के पहले भी, उसके पहले भी और निकालने के बाद भी जोना पेलुसिडा होता है, एक लेयर होती है। तो जोना पेलुसिडा के बाद इस क्वेश्चन में पूछ रहा है जोना पेलुसिडा के बाद कौन सी लेयर होती है? ऑप्शन ए कोरोना रेडिएटा, ऑप्शन बी मेम्ब्रेन ग्रैनुलोसा, ऑप्शन सी थिका इंटरना, एंड ऑप्शन डी इज जर्मिनल एपिथेलियम। क्योंकि जो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए जोना पेलुसिडा के बाहर जो लेयर होती है वो कोरोना रेडिएटा ही होती है, ऑप्शन ए। और ऑप्शन बी, तो करेक्ट वैसे ऑप्शन देखा जाए 13 का, तो ऑप्शन ए है कोरोना रेडिएटा, क्योंकि ऑप्शन बी जो है ये भी होता है, ऑप्शन बी सी और डी भी होता है, लेकिन ये ओवम के बाहर पूछ रहा है, और जो ग्रैनुलोसा होता है वो ग्राफिन फॉलिकल के अंदर होता है, और थिका इंटरना भी ग्राफिन फॉलिकल का पार्ट है, और जर्मिनल एपिथेलियम भी ओवरी का पार्ट है। उस हिसाब से ओवम की बात हो रही है, तो ओवम के बाहर जो लेयर होती है जोना पेलुसिडा के बाद वो कोरोना रेडिएटा ही होती है। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछ रहा है विच हार्मोन लेवल रीचेस पीक ड्यूरिंग ल्यूटियल फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम कौन सा लेवल ऑफ हार्मोन है जो ल्यूटियल फेज में राइज हो जाता है, मतलब पीक पे चला जाता है? ऑप्शन ए ल्यूटनाइजिंग हार्मोन मतलब LH, ऑप्शन बी इज प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन सी इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मतलब FSH, एंड ऑप्शन डी इज एस्ट्रोजन। तो क्योंकि इसके लिए थोड़ा मेंस्ट्रुअल साइकिल आनी चाहिए, मैं थोड़ा सा एक क्विक रिव्यू दे देती हूँ मेंस्ट्रुअल साइकिल पे, कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में दो फेजेस होते हैं मेनली, फॉलिकुलर फेज एंड ल्यूटियल फेज। तो फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, इसमें थोड़ा थोड़ा FSH बढ़ता है, फॉलिकल्स बढ़ते हैं धीरे धीरे, और ईस्ट्रोजन, फिर FSH के बाद ईस्ट्रोजन बढ़ता है, और ठीक 14 दिन पे, क्योंकि 28 दिन की साइकिल होती है, और ठीक 14 दिन पे ईस्ट्रोजन लेवल पीक पे हो जाता है तो ओव्यूलेशन होता है, बट ये होता है फॉलिकुलर फेज। अब उसके बाद जब ओव्यूलेशन हो जाता है तो ईस्ट्रोजन घटने लग जाता है, और उसके बाद स्टार्ट होता है ल्यूटियल फेज। और क्योंकि ईस्ट्रोजन का काम ही सिर्फ ओव्यूलेशन कराना होता है, उसके बाद जो काम है वो धीरे धीरे प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है। क्यों? ओवम तो आ चुका है ओविडक्ट में, फिलोपियन ट्यूब में, अब उसके बाद यूट्रस को, एंडोमेट्रियम वॉल को मेंटेन करना है ताकि इम्प्लांटेशन हो, और ये सारा काम प्रोजेस्टेरॉन का होता है। तो ये जो फेज होता है वो ल्यूटियल फेज। तो ल्यूटियल फेज में जो पीक लेवल पे हार्मोन जाता है वो होता है प्रोजेस्टेरॉन। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट ऑप्शन है बी, प्रोजेस्टेरॉन। क्वेश्चन नंबर 15
कॉर्पस ल्यूटियम इन मैमल्स इज प्रेजेंट इन, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल मैंने बताया, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में पहले होता है रप्चर। तो जब रप्चर होता है ओवम का, तो वो ओवम तो निकल जाता है ग्राफिन फॉलिकल से, लेकिन जो रेमिनेंट पार्ट होता है, जो बचा हुआ पार्ट होता है, उसको कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। तो जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो किस में प्रेजेंट होता है, क्योंकि मैंने बताया ऑब्वियस, तो वो ओवरी में होता है। तो उस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट ऑप्शन है सी, ओवरीज एंड प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरॉन, क्योंकि ओवरी भी प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेट करती है। उस वक्त जब रप्चर हो जाता है ओवम, तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है वही प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेट करता है ल्यूटेल फेज में। उसकी वजह से यूट्रस मेंटेन करता है ब्लड वेसल्स को, और सारे इम्प्लांटेशन के लिए, ओवम के लिए सारी चीजें मेंटेन करता है यूट्रस का इन्वायरमेंट। तो उस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट ऑप्शन सी है, ओवरीज एंड प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरॉन। बाकी सब ए बी डी नहीं है, क्योंकि वो रिप्रोडक्टिव का पार्ट ही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 16, द एंडोमेट्रियम इज द लाइनिंग ऑफ। अब एंडोमेट्रियम किसकी लाइनिंग है? एंडोमेट्रियम वॉल होती है यूट्रस की। ये ना ही ब्लैडर्स में, ऑप्शन ए ब्लैडर में प्रेजेंट है, ना ही ऑप्शन बी वेजाइना में, ना ही ऑप्शन डी ओविडक्ट में। ये सिर्फ और सिर्फ यूट्रस में प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि यूट्रस का जितना पार्ट होता है, उसके ऊपर का जो पार्ट होता है वो होता है ओविडक्ट, और वहाँ ओवरी होता है, फिर ओविडक्ट, फिर आता है यूट्रस, उसके बाद होता है आउटर पार्ट वेजाइना और सर्विक्स। तो एंडोमेट्रियम सिर्फ और सिर्फ यूट्रस में प्रेजेंट होता है, ये नहीं कि वो पूरे ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट, नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ यूट्रस में। सो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट ऑप्शन है सी, यूट्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, सर्विक्स लाइन लाइज बिटवीन। क्योंकि यूट्रस का स्ट्रक्चर अगर इमेजिन करें, तो यूट्रस के मतलब पूरा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रक्चर इमेजिन करें, तो यूट्रस होता है बीच में, उसके ऊपर ऐसे बाजू जैसा होता है ओविडक्ट, जिसमें फिलोपियन ट्यूब वगैरह आता है, फिम्ब्रे, एम्प्यूला और इन्फेंटिबुलम, ये सब आता है, और उसके बाद होता है ओवरी। पर जो यूट्रस होता है उसके ऊपर तो ओविडक्ट होता है, लेकिन उसके नीचे होता है सर्विक्स, वेजाइना। सो उस हिसाब से अब आप देख लीजिए कि यूट्रस सर्विक्स किसके बीच में है? क्या वो ओविडक्ट यूट्रस के बीच में है, ऑप्शन ए, क्या वो ऑप्शन बी यूट्रस और वेजाइना के बीच में है, और ऑप्शन सी क्या वो वेजाइना और क्लिटोरिस के बीच में है, ऑप्शन डी क्या वो क्लिटोरिस और लेबिया के बीच में है। तो क्योंकि मैंने बताया यूट्रस का और पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर फीमेल रिप्रोडक्टिव का, तो उस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट ऑप्शन है यूट्रस एंड वेजाइना। यूट्रस और वेजाइना के बीच में होता है सर्विक्स। लेट्स स्टडी फॉर क्वेश्चन नंबर 18, द पार्ट ऑफ फिलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू द ओवरी। कौन सा पार्ट जो है क्लोजेस्ट है, क्लोजेस्ट टू द ओवरी, ओवरी के कौन सा मतलब फिलोपियन ट्यूब का कौन सा पार्ट है जो ओवरी के बहुत क्लोज है? तो क्योंकि फिलोपियन ट्यूब का तीन चार पार्ट होते हैं, एक होता है एम्प्यूला, स्टिमस और इन्फेंटिबुलम। तो अब इसमें से कौन सा पार्ट है जो ओवरी के पास में? ऑप्शन ए एम्प्यूला, एम्प्यूला मिड का पार्ट है, बी स्टिमस भी उसके पहले का पार्ट है, और सी इन्फेंटिबुलम, क्योंकि इन्फेंटिबुलम एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिम्ब्री लाइक, आपने देखा होगा, जो ओवरी के जस्ट ऊपर ही होता है, और सर्विक्स, डी सर्विक्स तो यूट्रस के नीचे होता है। तो उस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट ऑप्शन बनता है इन्फेंटिबुलम, ऑप्शन सी, वही सबसे क्लोज है ओवरी के। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन नॉर्मल एडल्ट वुमेन इज ऑफ। मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल एडल्ट वुमेन में कितने दिन का होता है? ऑप्शन ए 48 डेज, ऑप्शन बी 38 डेज, या ऑप्शन सी 18 डेज, और ऑप्शन डी 28 डेज। क्योंकि जो आइडियल होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, जो आइडियल अडल्ट वुमेन में डे होता है वो 28 ही होता है, ये याद करने वाली चीज है। और अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ेंगे तो उस हिसाब से उसके एजेस, क्योंकि 14 डे पे ओव्यूलेशन होता है, उस हिसाब से 28 डेज की पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। सो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट ऑप्शन है 28 डेज, ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया है? सीक्वेंस ऑफ हार्मोन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या हार्मोन होता है? तो थोड़ा मेंस्ट्रुअल साइकिल भी पढ़ाया था मैंने अभी एक प्रीवियस क्वेश्चन में। तो उसमें पहले मैंने बताया था कि फॉलिकुलर फेज होता है और ल्यूटेल फेज। तो जो फॉलिकुलर फेज होता है उसमें
सबसे पहले एफएसएच राइज होता है, तो सबसे पहले एफएसएच आता है, फिर ईस्ट्रोजन, क्योंकि ईस्ट्रोजन जब पीक पे जाता है तो 14 डे होता है उस वक्त, और ओव्यूलेशन का, फिर ईस्ट्रोजन जब नीचे जाता है उसका लेवल गिरता है तो आ जाता है प्रोजेस्टेरॉन। तो उस हिसाब से एफएसएच और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन सीक्वेंस होता है, ऐसे ही सीक्वेंस में मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रेजेंट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है सी, एफएसएच, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, मतलब करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन बोल रहा है कि टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करता है। अब इतने क्वेश्चन हमने किए तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत आसानी से लग जाएंगे कि टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करता है। टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म्स, ये मेल गैमेटोफाइट है ना, ये मेल में प्रेजेंट होता है टेस्टिस, और वो क्या सेक्रेट करेगा, स्पर्म्स। सो उस हिसाब से 21 का करेक्ट ऑप्शन है ए, स्पर्म्स। क्वेश्चन नंबर 22, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग द रिप फीमेल गैमेट ओवम फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड। ओवरी से जब ओवम निकलता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल हमने पढ़ी है तो उस हिसाब से जो मैंने बताया था 14 डे पे ओव्यूलेशन होता है, तो ओव्यूलेशन में जो ग्राफिन फॉलिकल्स होते हैं वो रप्चर करते हैं, मतलब फट जाते हैं, उसमें से ओवम निकलता है। क्योंकि इसमें पूछ ही रहा है क्वेश्चन में कि द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जब ओवरी से ओवम रिलीज होता है उस प्रोसेस को कहते हैं ओव्यूलेशन। क्योंकि ऑप्शन में ऑप्शन ए पार्चुरेशन दिया है, और पार्चुरेशन इज द प्रोसेस जब चाइल्ड बर्थ होता है, और ओव्यूलेशन मैंने बताया ही, जो ओवरी से ओवम रिलीज होता है उसे वो कहते हैं ओव्यूलेशन। एंड सी इज फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन जब गैमेट्स मिलते हैं, एंड डी इज इम्प्लांटेशन, जब ओवम फर्टिलाइज एग होके इम्प्लांट होता है यूट्रस में। तो 22 का करेक्ट ऑप्शन बी है, जैसे मैंने बताया ओव्यूलेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 दिया है इन oogenesis। oogenesis क्या होता है, पहले तो ये जानना पड़ेगा ना। oogenesis जैसे मैंने बताया स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस में प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स होते हैं, एंड oogenesis में एग का मैच्योरेशन होता है। क्योंकि क्या होता है, जो फीमेल एग होती है ना, वो जब फीमेल फीटस होती है तभी बन जाते हैं, दोनों ओवरीज में एग तभी बन जाते हैं। फिर जब प्यूबर्टी हिट करती है, एट प्यूबर्टी वो जो एग होते हैं वो मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो उस प्रोसेस को कहते हैं, मैच्योरेशन ऑफ एग को कहते हैं oogenesis। तो इसमें पूछ रहा है कि इन oogenesis हैप्लॉइड एग इज फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म एट विच स्टेज। किस स्टेज में oogenesis के जो हैप्लॉइड एग है वो स्पर्म से फर्टिलाइज होता है। क्योंकि इस oogenesis में जब उगोनिया से जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं तो होता है मियोसिस, बट जब वो सेकेंडरी साइट बनते हैं तो माइटोसिस, तो वो जाते हैं हैप्लॉइड एग। और जब हैप्लॉइड एग होते हैं तभी वो फर्टिलाइज होते हैं। क्योंकि बिना फर्टिलाइजेशन हुए जो ओवरी है वो oogenesis जब होती है तो सेकेंडरी oocyte बनने के बाद ही अरेस्ट हो जाती है, उसी स्टेज पे अरेस्ट, आगे का फर्दर स्टेज होता ही नहीं है। तो सेकेंडरी oocyte पे ही वो अरेस्ट हो जाती है, उसके बाद हो जाता है ओव्यूलेशन। तो जब वो ओव्यूलेशन होता है और जब स्पर्म ओव्यूलेशन होके ओवम फिलोपियन ट्यूब में आते हैं और स्पर्म्स एंट्री करते हैं यूट्रस के थ्रू, तो वो जो ओवम होता है वो तो होता ही अपने सेकेंडरी oocyte स्टेज पे होता है, क्योंकि वो अरेस्ट हो चुका रहता है। उसके बाद सेल डिवीजन तभी होगा जब वो फर्टिलाइज होगा। सो स्पर्म फर्टिलाइज ही करता है सेकेंडरी oocyte वाले स्टेज पे। सो 23 का करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर बी, सेकेंडरी oocyte। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय। स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड, स्पर्मेटिड जो होते हैं वो स्पर्मेटोजोआ से कौन से प्रोसेस से मतलब कौन से प्रोसेस में ट्रांसफर होते हैं, उसका प्रोसेस, उसका मतलब वो बताना ना कि जब स्पर्मेटोजोआ से स्पर्मेटिड बनते हैं तो उसको क्या कहते हैं। तो जब स्पर्मेटिड्स बनते हैं तो उसको कहते हैं, ऑप्शन से देखेंगे, ऑप्शन ए स्पर्मिएशन, ऑप्शन बी स्पर्मेटोजेनेसिस, ऑप्शन सी मियोसिस, ऑप्शन डी इज स्पर्मेटोसिस एंड ऑप्शन ई इज स्पर्मियोजेनेसिस। ऑप्शन ए, क्योंकि स्पर्मेटिड्स बन रहा है, स्पर्मेटिड्स किससे बनते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बनते हैं, और मतलब वो स्पर्मेटिड हो जाते हैं छोटे छोटे, उसको कहते हैं। और वो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, मतलब वो फुली स्पर्म बन जाते हैं, तो उसको कहते हैं स्पर्मिएशन, क्योंकि वो बन रहे हैं स्पर्म्स।
तो वो उसको कहेंगे स्पर्मिएशन। और स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं कहेंगे, ऑप्शन बी इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस का बनना होता है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, और यहाँ पे पूछ रहा है स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ जब ट्रांसफर होते हैं तो उसको क्या कहते हैं। और मियोसिस ऑप्शन सी, डी और ई तो नहीं होगा क्योंकि स्पर्मियोजेनेसिस इज स्पर्म का बनना और मियोसिस इज द साइकिल, सेल साइकिल डिवीजन में होता है। सो 24 का करेक्ट ऑप्शन है ए, स्पर्मिएशन। क्वेश्चन नंबर 25, स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म्ड आफ्टर विच सेल। स्पर्मेटोगोनिया कौन से सेल डिवीजन के बाद बनता है। सो स्पर्मेटोगोनिया पहले होते हैं जर्म सेल, जो जर्मिनल एपिथेलियम की लाइनिंग में होते हैं जर्म सेल, और जर्म सेल से माइटोसिस होता है, उसके बाद वो बनते हैं स्पर्मेटोगोनिया मतलब मदर सेल। मतलब जर्म सेल को कहते हैं मदर सेल, वहां से बनते हैं स्पर्मेटोगोनिया, और स्पर्मेटोगोनिया से फर्दर डिवाइड होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से, उसके बाद स्पर्म बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का उस हिसाब से ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से ऑप्शन सी इज करेक्ट, माइटोसिस ही होता है उसका सेल डिवीजन। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट ऑप्शन है सी, माइटोसिस। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो पार्ट 1। पार्ट 2 के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू एवरीवन।